Hello children, how are you? Hope so you are fine. बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। कल मैंने आपको बता दिया सारी बातें उसकी, पर्वत, मैदान, पठार सब। तो आज हम उसको एक सरसरी नज़र पे रिवीज़न करते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग रिवीज़न करते हैं पूरे चैप्टर का एक तरफ से, जल्दी से कोशिश करते हैं। इस तरीके से आपने जो पढ़ा है वो आपका एक बार रिपीट हो जाएगा, और जो चीज़ें कुछ छूट गई थी तो वो आप उनको अपना एक बार फिर से दोहरा लेंगे। हमारा चैप्टर था पृथ्वी के स्थल रूप। ठीक है, हमने यहीं से शुरू किया था और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ क्या थी, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह पर जो भी आकार और आकृतियाँ बनी हैं वो क्या कहलाती हैं, स्थलाकृतियाँ। ठीक है, जो भी बनी है, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों, किसी भी तरह की हों, प्रकृति द्वारा जो भी निर्मित हैं वो हमारी स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं, और उनका पृथ्वी पर होना ज़रूरी है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर, धरातल पर। उसके बाद हमने आपको बताया था कि उच्चावच, अगली डेफिनेशन हमने बताई थी उच्चावच। अब आपका उच्चावच क्या होता है, जो धरातल है उसकी जो ऊंचाई नीचाई वाले प्रतिरूप हैं। ठीक है, जो ऊंचाई और नीचाई से बनने वाले जो प्रतिरूप हैं वो क्या कहलाते हैं, उच्चावच। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये तो आपके पर्वत हो गए, ये पठार हो गए, लेकिन ये जो धरातल है इस पर भी जो ऊंचा नीचा है वो आपका क्या कहलाएगा, उच्चावच कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, और इन आकृतियों या धरातल के जो उच्चावच हैं या जो ऊंचाई नीचाई है उसके आधार पर हमारी जो स्थलाकृतियाँ थी उनको हम 3 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे। 3 श्रेणियों में हमने उनको बांटा था, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फिर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हमारे थे, और सबसे लास्ट में तृतीय श्रेणी के उच्चावच थे। ये देखिए, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हमने 2 चीज़ों को रखा था, एक हमारे महाद्वीप थे और एक हमारे महासागर थे। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी कैटेगरी ली थी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसमें हमने इनको रखा था, ये हमारे हैं पर्वत, पठार और मैदान। ये तीनों जो थे हमारे, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच थे और ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच थे, और इस चैप्टर में हमने आगे इन्हीं तीनों का अध्ययन किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हमारे थर्ड और तृतीय श्रेणी के उच्चावच थे, प्रथम में महासागर महाद्वीप, द्वितीय में पर्वत, पठार और मैदान, और ये तृतीय में हमारे और अतिरिक्त जो भी हमारी स्थलाकृतियाँ हैं, जिनमें मुख्य नदियाँ थीं, घाटियाँ हैं, आपके डेल्टा हुए, टीले हुए, ये सब जो हैं ये हमारे तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आएंगे, ये हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद में किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति के निर्माण में शैलों की बहुत बड़ी भूमिका होती। शैल हमने पीछे आपको पढ़ाया था। तो जो उस क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र, हम जिस भी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो भी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उनमें उस जगह की जो शैल होती है उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, उन्हीं के आधार पर वहाँ पर बनने वाली स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। जैसी शैल होगी वैसी हमारी स्थलाकृतियाँ बन पाएंगी। तो जिन जगहों पर कड़ी और मजबूत चट्टानें होती हैं, ठीक है, उन जगहों पे हमें कैसी आकृतियाँ मिलती हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार जैसी महत्वपूर्ण आकृतियाँ मिलती हैं, और उनके निर्माण में इन शैलों का बहुत बड़ा हाथ होता है या योगदान होता है। पर्वत पठार हमारे मजबूत होते हैं और उनको निर्मित करने के लिए हमको मजबूत चट्टानों की आवश्यकता होती है।
उसके बाद जो कम दृढ़ता वाली शैल होती हैं या चट्टानें होती हैं, जैसे आपकी मिट्टी हो गई, बालू हो गई, ये सब आपके पर्वत और पठार का निर्माण नहीं कर सकती हैं। तो ये जो शैलें होती हैं ये आपकी मैदान, टीले, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये इस तरीके की आकृतियाँ निर्मित करती हैं। ठीक है, कड़ी चट्टानों से पर्वत पठार जैसी मजबूत आकृतियाँ और बालू, चिकनी मिट्टी जैसी शैलों से हमारे मैदान और पहाड़ी टीले बनते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद में फिर हमने निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों को हमने बांटा था कि वो होती है हमारी 3 निर्माण के आधार। देखिए, ये हमने कंफ्यूज मत करिएगा, ये हमने उच्चावच के आधार पर बांटी थी पीछे वाली, और ये वाली निर्माण के आधार पर थी। ठीक है बच्चों, अब पर्वत, पठार और मैदान 3 तरह की हमारी स्थलाकृतियाँ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इनको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पर्वत या पठारी के बारे में वापस देखते हैं। पर्वत या पहाड़ी, हमारी पर्वत हमने आपको बताए थे, इनकी विशेषता क्या थी? इनके आधार चौड़े थे, सिर इनका नुकीला था, ये चोटी के रूप में होती है, इनकी चोटी नुकीली होती है, नीचे चौड़े होते हैं, ऊपर पतले होते हैं, और ये मैदान से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। और इनका जो ढाल होता है, ये ढाल बहुत तेज होता है। देखिए, दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल की तरह से हैं ये, नुकीली चोटी, ढाल तेज, आधार चौड़ा, ये इसकी विशेषताएं होती हैं, और मैदान से ऊपर उठे हुए होते हैं। क्लियर है इतना आपको? अगली बात हमने आपको बताई थी कि जो पर्वत होते हैं वो समुद्र तल से, यह हमने यहाँ बताया था आपको, ये समुद्र तल है हमारा, यहाँ से हम नापते हैं तो यहाँ से 1000 मीटर यानी 1000 मीटर ऊपर जब हम चलेंगे तो उसके ऊपर की जो भी आकृतियाँ हैं, 1000 के ऊपर की जो आकृतियाँ हैं वो हमारी किस में आएंगी? पर्वत में। ठीक है, यानी कि पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर होती है समुद्र तल से। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि पर्वत जो है वो विश्व के 26% भाग को घेरे हुए हैं। मैं यानी कि आपका जो टोटल एरिया है स्थलमंडल का, उसके 26% जो एरिया है उस पर हमारे केवल पर्वत हैं। और विश्व की जो 1% जनसंख्या, जो टोटल जनसंख्या है उसका केवल 1% जो पार्ट है वो हमारा पर्वतों पर रहता है। पर्वतों से हमें ताज़े पानी का जो है ताज़ा पानी हमें उपलब्ध होता है, वो हमारे ताज़े पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि हमारी नदियाँ इन्हीं पर्वतों से होकर के निकलती हैं। और ये जो पर्वत हैं, नदियाँ क्यों निकलती हैं? पर्वत हमारे बर्फ़ से ढके रहते हैं, और उन्हीं बर्फ़ के पिघलने से हमारी नदियाँ बहती हुई हमारे पास तक आती हैं। फिर हमने डेफिनेशन दी थी पर्वत की कि सामान्यतः आसपास के धरातल से जो भी ऊंची स्थलाकृतियाँ हैं, काफ़ी ऊंची स्थलाकृतियाँ, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पर्वत कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहाड़ी की बात करेंगे। पहाड़ी हमारी क्या थी? पहाड़ी जो पर्वत से कम ऊंची स्थलाकृतियाँ हैं लेकिन दिखने में पहाड़ी की, पर्वत की ही तरह से हैं, वो हमारी स्थलाकृतियाँ पहाड़ी कहलाती हैं। ठीक, पर्वत से कम ऊंची स्थलाकृतियाँ पहाड़ी कहलाती हैं। पर्वत साधारणतः कैसे होते हैं? समूह में होते हैं, इस तरीके से। इस समूह को हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये समूह हमारा क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी कहलाता है। पर्वत और पहाड़ हमको दूर से स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, उनको देखने में हमको कोई भी असुविधा नहीं होती है। पहाड़ी का जो शिखर होता है वो संकुचित और छोटा होता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया हमारा पर्वत और पहाड़ी। उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर आपको पर्वत बताए थे। ठीक, निर्माण के आधार पर हमने स्थलाकृतियाँ बांटी जिनमें हमारी पर्वत, पठार और मैदान थे। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर पर्वत हैं, उनको हमने 3 भागों में बांटा है। एक वलित पर्वत, दूसरा खंड या भ्रंश पर्वत, और तीसरा हमारा वलित ज्वालामुखी पर्वत।
सबसे पहले हमने पढ़ा था वलित या मोरदार पर्वत। इन पर्वतों को मोरदार पर्वत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों में मोड़ पड़ने से बनते हैं। ठीक है बच्चों, जब चट्टानों में किसी भी वजह से मोड़ पड़ जाते हैं तो इन पर्वतों का निर्माण होता है। इसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण अगर भूपटल या धरातल पर चट्टानों में वलन की क्रिया हो यानी मुड़ने की क्रिया हो तो इन पर्वतों का निर्माण होता है और इन्हें हम वलित या मोरदार पर्वत कहते हैं। उसके बाद में एशिया में हिमालय और यूराल पर्वत आपको एग्जाम्पल दिए थे हमने, और बताया था कि विश्व में सबसे अधिक मोरदार पर्वत हैं और इन पर्वतों की ऊंचाई बहुत अधिक है। ठीक है, और ये सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि इन पर्वतों का निर्माण अवसादी या परतदार शैलों से हुआ है और इन पर्वतों में जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि ये अवसादी या परतदार चट्टानों से बने हुए हैं। और विश्व में इनके मेन उदाहरण थे हिमालय पर्वत, यूराल, आल्प्स पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद हमने आपको बताया था खंड या भ्रंश पर्वत। खंड या भ्रंश पर्वत भी उसी तरीके से आंतरिक हलचलों के कारण ही निर्मित होते हैं। अगर धरातल में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की वहाँ पर मोड़ था और यहाँ पर खंडन या टूटना है या दरार पड़ना है, जब दरार पड़ने से कोई हिस्सा ऊपर या कोई हिस्सा नीचे चला जाता है तो वहाँ भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। ये देखिए इस तरीके से हमने आपको बताया था। और हमेशा भ्रंश पर्वतों के बगल में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, चट्टानों के ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है और ऐसे ही ऊपर उठने और नीचे धंसने से भ्रंश घाटियों का भी निर्माण होता है। भ्रंश पर्वत के निकट हमेशा भ्रंश घाटी बनती, मैंने अभी आपको बताया। और भारत में भ्रंश घाटी का जो एग्जाम्पल है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, भ्रंश घाटी यानी दो इन पर्वतों के बीच का जो भाग है वो भ्रंश घाटी है और उसमें से हमारी एकमात्र भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद अन्य जो हमारे एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, उनमें पश्चिमी घाट पर्वत और नीलगिरी पर्वत मुख्य थे। किसके लिए? भ्रंश पर्वतों के लिए। बाकी विश्व में आपके ब्लैक फॉरेस्ट, सियारा नेवादा जैसे बहुत उदाहरण हैं जो कि भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। उसके बाद में हमने ज्वालामुखी पर्वत पढ़ा था। ज्वालामुखी पर्वत हमने आपको बताया था एक मुख्य या खुला हुआ द्वार की तरह से होता है और इसके रास्ते से, इसी मुख्य या द्वार के रास्ते से जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा या लावा होता है वो बाहर आता है और उसी मैग्मा और लावे के बाहर आकर एकत्रित होने से और सूखकर जमा हो जाने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। शंकु के आकृति के होते हैं ये। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बताया था शंकु के आकृति के होते हैं और ये ज्वालामुखी से बनते हैं, इसलिए ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले जो विभिन्न पदार्थ हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनसे जो एक पर्वत विकसित होता है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हमने आपको दिए थे। विश्व में मोना लोवा, चिम्बोराजो और वेसुवियस पिलियन। ठीक है, और भारत में हमारा बैरन द्वीप, नारकोडम द्वीप था, जिसमें से जो हमारा बैरन द्वीप है वो एक ऐसा मात्र ज्वालामुखी है जो आज भी हमारा सक्रिय है। सक्रिय मीन्स यानी कि उसमें से आज भी लावा बाहर निकल रहा है। उसके बाद अगली बात हमने आपको बताई थी, हमारा जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है वो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने पठार की बात की थी। पठार में हमने आपको बताया था पठार हमारे पर्वतों से नीचे होते हैं, पर्वत नोकदार होते हैं, पठार सपाट होते हैं, आधार दोनों के चौड़े होते हैं, ढाल तीव्र और खड़े होते हैं। ठीक है, और जो पठार होते हैं उनकी ऊंचाई जो होती है यानी कि वो जो पठार होते हैं वो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई से ऊपर वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं वो पठार कहलाती हैं, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है कि वो ऊपर से सपाट होनी चाहिए। और अगर वो 300 मीटर से ऊपर हैं और नोकदार हैं तो वो फिर पठार नहीं होंगी, वो पहाड़ियों या पर्वतों में गिनी जाएंगी। ठीक है,
संपूर्ण विश्व के 33% भाग पर, वहाँ 26 था, यहाँ 36 है भाग पर पठार हमारे पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है हमारा, उसका अधिकांश में से काफ़ी भाग हमारा पठारी है। ठीक है, आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण का पठार जिसको हम कहते हैं, हमने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, वो हमारा पठार का मुख्य उदाहरण है। उसके बाद विश्व में जो पठार हैं उनमें कुछ मुख्य पठारों में आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार था, ब्राज़ील का पठार था, कोलंबिया का पठार था। डेफिनेशन पठार की थी कि पृथ्वी की अपेक्षा ऊंचे, चौरस, शीर्ष, ठीक है, विस्तृत आधार, ढालमंद वाला जो स्थल रूप है या जो स्वरूप वाली आकृति है उसको हम पठार कहते हैं। यहाँ तक हमने बताया था। उसके बाद मैदान हम लोगों ने पढ़े थे। मैदान के बारे में मैंने आपको बताया था, भूपटल पर समतल यानी धरती पर जो हमारा सरफेस है उस पर जो समतल भाग है, किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। ठीक है, आपके समुद्र तल से 150 मीटर यानी 150 मीटर ऊंचाई के ऊपर की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? मैदान। ये देखिए यहाँ मैंने आपको समझाया भी था, ये समुद्र तल है, इससे ऊपर 150 के ऊपर की जो आकृतियाँ हैं वो मैदान है। 300 से ऊपर की आकृतियाँ पठार है और 1000 से ऊपर की आकृतियाँ आपकी पर्वत हैं। मैदान समतल और सपाट होते हैं, हमने आपको बताया था। ये भी द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। विस्तृत और बड़े भूभाग को, जिसकी ऊंचाई कम हो और जो समतल हो, सपाट हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। ठीक है, मैदान के 40% भाग जो संपूर्ण धरातल का है उसके 40% भाग पर हमारे मैदान विस्तृत हैं। यहाँ तक आते आते मीन्स की पर्वतों से उतरकर मैदान तक आते आते हमारी जो नदियाँ हैं उनके बहने का प्रवाह धीमा हो जाता है, उनकी गति मंद हो जाती है, वो धीरे धीरे बहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर वो समतल और सपाट मैदान पर बहने लगती हैं। वो जो तीव्र ढाल है पर्वतों वाला वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिल पाता है। भारत में आपके मैदानों का उदाहरण उत्तर भारत का विशाल मैदान या उत्तर भारत का मैदान जिसमें हम आप निवास करते हैं, और विश्व में यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हांगो का मैदान, दक्षिणी एशिया का मैदान, ये सब मैदान के उदाहरण हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसको एक बार फिर से आप भी रिवीजन दोबारा कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप बना लीजिएगा। जो भी ज़रूरत के आपके डायग्राम्स होंगे उनको मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ कुछ बताती भी जा रही हूँ, उनको आप अपनी कॉपी पर कर लेंगे। और जो सारा काम मैंने आपको लिख कर करवाया है इसको आप अपनी कॉपी पर करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको आप अपनी कॉपी पर करेंगे। ठीक है, और कोई असाइनमेंट वर्क अगर आपके पास जाता है तो आप उसको भी अपनी कॉपी पर करेंगे। अगर कॉपी नहीं है आपके पास, आप फेयर कॉपी इस समय नहीं उपलब्ध हो रही है, तो आप अपना काम रफ़ कॉपी पर करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रफ़ कॉपी पर कर सकते हैं।